हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रवीण स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास सिक्स्थ एनसीईआरटी में ज्योग्राफी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 6 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर का कुछ भाग देख लिया था, इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था। तो चलिए रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। तो हमने क्या देखा था कि पृथ्वी में कई तरह के स्थल रूप पाए जाते हैं और इन स्थल रूपों का निर्माण कैसे होता है। तो दो प्रक्रियाओं के अनुसार होता है, दो प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। कई सारे ऐसे स्थल रूप हैं जो पृथ्वी के अंदर होने वाली घटनाओं के द्वारा निर्मित होते हैं, तो इन प्रक्रियाओं को आंतरिक प्रक्रिया कहा जाता है। लेकिन कई सारी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो पृथ्वी के बाहर घटित होते हैं, जैसे अपर्दन, निक्षेपण जैसी प्रक्रियाएं। ठीक है, जो वायु, जल और हिमनद के प्रभाव से होते हैं, तो फिर इनको हम बाह्य प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इससे आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे और आज हम सबसे पहले पर्वत पढ़ेंगे। उसके बाद हम समय मिलेगा तो पठार और मैदानों को भी पढ़ेंगे, नहीं तो अगर नेक्स्ट वीडियो में जाता है तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों चलिए आज हम देखते हैं पर्वत के बारे में जो इस किताब में लिखा हुआ है। दोस्तों यहाँ बताया गया है कि पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा और आधार चौड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्रों से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ तो बादलों से भी ऊंचे होते हैं और जैसे जैसे आप इस पहाड़ पर ऊंचाई पर जाएंगे तो जलवायु ठंडी होती जाती है। ठीक है दोस्तों, इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि पृथ्वी जो है ना वो पृथ्वी पर कई सारे पर्वत मौजूद हैं और ये पर्वत ना पृथ्वी की प्राकृतिक ऊंचाई है। ठीक है, इसका शिखर मतलब ऊंचाई में हम देखेंगे छोटा होगा और अगर नीचे आधार में देखेंगे तो ये चौड़ा होता है। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे इसका शिखर या इसकी चोटी छोटी होती जाएगी। ठीक है, अच्छा, यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है और इतना ऊंचा होता है कि कभी-कभी तो बादलों से भी ऊंचा होता है। ठीक है, और जैसे-जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे, जलवायु ठंडी होती जाती है। ठीक है, आगे लिखा गया है कि कुछ पर्वत पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती है, उन्हें हम हिमानी कहते हैं। ठीक है, कुछ पर्वत तो इतने ऊंचे होते हैं कि ऊपर हिमानियाँ मौजूद होती है, बर्फ मौजूद होता है। क्यों? क्योंकि नीचे टेम्परेचर ज़्यादा है, तापमान ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा होती है, ऊपर गर्मी कम होती है। ठीक है, तो इसीलिए ऊपर हिमानी मौजूद होती है, बर्फ मौजूद होता है। ठीक है, और यहाँ से नदियाँ निकलती है। जब बर्फ पिघलते हैं ना तो यहाँ से नदियाँ निकलती है। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं तथा पृथ्वी जिन्हें आप समुद्र के भीतर हैं जिन्हें आप नहीं देख सकते। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। तो दोस्तों यहाँ कहा जा रहा है कि पृथ्वी में बहुत सारे ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्रों में पाए जाते हैं, जिसको हम नहीं देख सकते क्योंकि वो ऊपर पानी से ढका होता है। पानी के अंदर जो ज़मीन होता है समुद्र में, उस पर भी पर्वत पाए जाते हैं। ठीक है? अच्छा, पर्वत में जो लोग निवास करते हैं ना, उन्हें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि वहाँ की जलवायु बड़ी कठोर होती है। ठीक है? और क्योंकि खड़ी ढाल वाली धरातल होती है, वहाँ का जो ज़मीन है वो खड़ी ढाल वाला होगा, स्लैंट होगा। ठीक है? समतल नहीं होता मैदानों की तरह क्योंकि पर्वत है तो समतल थोड़ी होगा, वो खड़ी ढाल वाला होगा और कृषि योग्य ज़मीन नहीं होगा, खेती वहाँ पे तुम नहीं कर सकते, वहाँ बहुत मेहनत लगेगी कृषि करने के लिए। ठीक है? पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे श्रृंखला कहा जाता है। जैसे मान लीजिए एक पर्वत है तो हम उसको पर्वत कह रहे हैं, लेकिन पर्वत एक लाइन से कई लंबी दूरी तक है, तो हम उसको पर्वत श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, बहुत से पर्वतीय तंत्र समांतर श्रृंखलाओं में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। अच्छा, पर्वत ना एक लाइन से बहुत सारे होते हैं जिनको हम पर्वत श्रृंखला कहते हैं और ये सैकड़ों किलोमीटर तक लंबे हो सकते हैं। ठीक है, जैसे ऐसे एग्जाम्पल हमको कहाँ मिलेंगे? हिमालय हो गए, आल्प्स हो गए और एंडीज हो गए।
ये क्रमशः एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं और इन पर्वतों की ऊंचाई और आकार में भी भिन्नता होती है। ये ना श्रृंखला में होते हैं, जैसे आपको यहाँ पर बताया गया है कि 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं, हिमालय, आल्प्स और एंडीज पर्वत का एग्जाम्पल दिया गया है। तो चलिए इन पर्वतों को ना हम मैप में देख लेते हैं ताकि ये हमारे दिमाग में फिट हो जाए और हम ठीक से देख भी लें कि किस तरह की श्रृंखला में ये रहते हैं। जैसे अगर आप इस मैप में देखें तो यहाँ पर आपको हिमालय पर्वत दिख रहा होगा, ये आपको इस तरह से दिख रहा होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या जानते हैं, यहाँ पर एक पर्वत है, यहाँ एक पर्वत है, यहाँ एक पर्वत है, यहाँ एक पर्वत है। इस तरह से इस हिमालय पर्वत में कई सारे पर्वत हैं जो एक लाइन से है, इसलिए हम इसको पर्वत श्रृंखला कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप दक्षिण अमेरिका में देखें तो ये एंडीज पर्वत है, ठीक है, ये एंडीज पर्वत है। और अगर आप यूरोप में देखें तो ये एक आल्प्स पर्वत है। ये सभी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ठीक है। आगे देखिए, पर्वत की ऊंचाई और आकार में भी भिन्नता होती है। हालांकि पर्वत को ना 3 टाइप में बांटा जाता है, 3 तरह के पर्वत होते हैं। उनके निर्माण के आधार पे, वो किस तरह से बने हैं उसके आधार पे 3 पर्वत होते हैं, 3 तरह के होते हैं। जैसे मतलब बनने का टाइप ही 3 है। अगर किसी और तरीके से बना है तो वलित पर्वत हो जाएगा, अगर किसी दूसरे तरीके से बना है तो भ्रंशोत पर्वत हो जाएगा, और किसी और दूसरे तरीके से बना है तो वो ज्वालामुखी पर्वत हो जाएगा। अच्छा, वलित पर्वत किस तरह से बनता है तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया था कि प्लेटें होती है और ये प्लेटें ना मूव करती है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये प्लेट है, ये इस दिशा में मूव कर रहा है, और ये एक प्लेट है, ये इस दिशा में मूव कर रहा है, ठीक है। तब होगा क्या कि ये ना टकराएंगी आपस में, ठीक है। और टकराने के बाद क्या होगा, इम्पोर्टेंट ये है, ठीक है। मान लीजिए ये कमजोर पर्वत श्रृंखला है और एक पर्वत ना, मतलब ये कमजोर स्थल है और ये स्थल जो है वो इस तरह से मुड़ जाएगा ऐसे, ठीक है। इस तरह से स्थल मंडल मुड़ जाएगा और यहाँ पर पर्वत का निर्माण होगा। और इस तरह से प्लेटों की गति के कारण जो पर्वत निर्मित होते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं प्लेट, ठीक है। और उसके वजह से जो पर्वत निर्मित होते हैं उसको ना हम वलित पर्वत कहते हैं, जो यहाँ पर दिया गया है। अब भ्रंशोत पर्वत हम किसको बोलेंगे, तो इसमें भी वही कहानी है, लेकिन इसमें एक चीज बदल जाता है। इसमें जैसे मान लीजिए ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है, ठीक है। इसमें होता क्या है, जैसे मैं आपको इससे बताता हूँ। इससे होता क्या है कि ये प्लेट ना इधर मूव कर रही है, ठीक है। और ये प्लेट जो है वो इधर मूव कर रही है, ठीक। अब दोनों एक दूसरे के विपरीत मूव कर रही है, तो अब क्या होगा, अब देखिए इसको मैं मिटा देता हूँ। जब ये प्लेटें एक दूसरे के विपरीत मूव करेंगी तब क्या होगा, इस तरह का क्षेत्र बन जाएगा, ठीक है। एक दूसरे से दूर चल जाएंगी और यहाँ पर एक गड्ढा बन जाएगा, ठीक है। तो इससे ये एक उठा हुआ भाग बनेगा, इधर भी एक उठा हुआ भाग बनेगा और ये एक नीचे धंसा हुआ भाग बनेगा, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी में भी ये चित्र दिखाया गया है, ये देखिए। ये आपका उठा हुआ भाग जो है ये उत्खंड भ्रंश कहलाएगा, ये घुसा हुआ भाग द्रोणिका भ्रंश कहलाएगा, ठीक है। और ये देखिए ये आपका भ्रंशोत पर्वत कहलाएगा, ठीक है। तो ये निर्माण के आधार पर 2 तरह के पर्वत हो गए। अब एक तरह का और पर्वत होता है जिसको हम लोग ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। इसको भी आप समझ लीजिए कि ये कैसे बनता है। तो चलिए आपको नए पेज में समझाते हैं। देखिए, मान लीजिए 2 स्थल भाग है, ये एक स्थल का टुकड़ा है, ये एक स्थल का टुकड़ा है, ठीक है। और दोनों जो है ना वो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, ठीक है। और जब ज़्यादा करीब आएंगे तब क्या होगा, एक दूसरे से टकराएंगे और टकराने के बाद क्या होगा, एक भाग जो है वो धंस जाएगा और एक भाग जो है वो
मुड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ तो वलित पर्वत बन गया। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पर आपको मैंने एक चीज़ और बताया था कि मैग्मा होता है नीचे, पृथ्वी के नीचे, जो बहुत गर्म होता है और लिक्विड फॉर्म में होता है। ये स्थलमंडल के इस भाग को गला देगा। ठीक है, और गलाने के बाद यहाँ पर एक रास्ता क्रिएट करेगा और यहाँ पर ये बाहर निकलने लगेगा। ठीक है, इस तरह से बाहर निकलने लगेगा। ठीक है, और इसे हम ज्वालामुखी पर्वत कहेंगे, क्योंकि ये जब बाहर निकलेगा तो ठंडा होगा और ठंडा होकर ठोस हो जाएगा और एक पर्वत का निर्माण करेगा जिसको हम ज्वालामुखी पर्वत कहेंगे। ठीक है, अच्छा, इसमें एक चीज़ और है। मान लीजिए अभी तो ये एक दूसरे के करीब आ रहा है, जब ये एक दूसरे के दूर जाता है ना, तब भी ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण होता है। लेकिन इस समय कैसे होता है? मान लीजिए ये एक दूसरे से दूर जा रहा है, तो नीचे तो पूरा ये लिक्विड भरा हुआ है, मैग्मा भरा हुआ है, तो ये ना इस छेद से बाहर निकल जाता है। ठीक है, और यहाँ पर एक ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण करता है इस तरह से। ठीक है, तो दो तरह से ज्वालामुखी पर्वत बन सकता है। ठीक है, तो निर्माण के आधार पर 3 तरह के पर्वत होते हैं, ये मैंने आपको समझा दिया। हालाँकि इतना डिटेल में आपको समझने की ज़रूरत नहीं है कक्षा 6 में, लेकिन फिर भी एक समझ बनी रहे इसलिए मैंने आपको बता दिया। यहाँ बस आपको एग्ज़ाम्पल जानने थे कि वलित पर्वत के कौन-कौन से ऐसे एग्ज़ाम्पल हैं जो हमें देखने को मिलते हैं, ब्रह्मसोत पर्वत के ऐसे कौन से एग्ज़ाम्पल हैं और ज्वालामुखी पर्वत के ऐसे कौन से एग्ज़ाम्पल हैं। तो अगर हम वलित पर्वत का एग्ज़ाम्पल देखें तो हिमालय, आल्प्स पर्वत और जिनकी सतह ऊबड़-खाबड़ और शंक्वाकार भी है कह रहा है, और भारत की सबसे पुरानी और विश्व की भी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन-सी है? तो भारत में एक पर्वत श्रृंखला है, अरावली पर्वत श्रृंखला। ठीक है? तो अगर आप मैप में देखना चाहें, तो ये हिमालय जो है ना, यहाँ पर पहले हम मिटाते हैं इसको। ये हिमालय जो है ना, ये पर्वत श्रृंखला वलित पर्वत श्रृंखला है। यहाँ पर आल्प्स जो है, ये भी वलित पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, और भारत में एक और पर्वत श्रृंखला है जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ये अरावली पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, जो विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। तो आपको वलित पर्वत का एग्जाम्पल समझ में आ गया। ब्रह्मसोत पर्वत का एग्जाम्पल अब हम देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और बात बोली गई है कि अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, लेकिन अपरदन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। ठीक है, ये कहा जा रहा है। उत्तर अमेरिका के आल्पेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं एवं इनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। अच्छा, अमेरिका में भी आल्पेशियन और रूस के यूराल पर्वत, ये सब भी वलित पर्वत है। जैसे अगर आप अमेरिका में देखिएगा तो ये आल्पेशियन पर्वत हो गया। ठीक है, उत्तर अमेरिका में। और रूस में अगर आप देखें तो रूस और यूरोप के बॉर्डर में एक यूराल पर्वत है, ये भी वलित पर्वत है। ठीक है, यहाँ ना प्लेटें एक दूसरे के करीब आ रही हैं, जैसे ये प्लेट इधर आ रहा है, ये प्लेट इधर आ रहा है, तो बीच में ये पर्वत बन गया यूराल पर्वत। ठीक है, यहाँ हर जगह जहाँ पर भी वलित पर्वत बना है ना, वहाँ प्लेटें एक दूसरे के करीब आ रही हैं। ठीक है, अब देखिए, जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है और ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, तब भ्रंशोत पर्वतों का निर्माण होता है और ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड कहते हैं तथा नीचे धसे हुए खंडों को द्रोणिका भ्रंश यानी गैब्रोन कहा जाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि भ्रंशोत पर्वतों का निर्माण कैसे होता है, तो आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि यूरोप की राइन घाटी तथा वोस्जेस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्रों के उदाहरण हैं। एटलस में दिए गए मानचित्र विश्व मानचित्र से उनकी स्थिति को देखिए तथा इस प्रकार की भू आकृतियों के कुछ और उदाहरणों का पता लगाइए, ये बोला जा रहा है। अच्छा, ब्रह्मस पर्वत का एक एग्जाम्पल आप अपने घर में, आप जिस मोबाइल फ़ोन में ये देख रहे होंगे, उस पे सर्च करके देखिएगा कि ये राइन घाटी जो है, वो किस तरह की घाटी है।
वोस्जियस पर्वत जो है वो किस तरह का पर्वत है? वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि बीच में जो ज़मीन है वो नीचे धँसा हुआ है और अगल-बगल का जो ज़मीन है वो ऊपर उठा हुआ है। अब बीच में जो ज़मीन नीचे धँसा हुआ है, वहाँ पर नदियाँ बन गई है क्योंकि पानी वहाँ जमा हो गया है और वहाँ से नदियाँ बहती है। ठीक है? इस तरह की चीज़ें हैं। अब आगे बोला गया है ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं और अफ्रीका की माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वतों के उदाहरण हैं। ठीक है, अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो है जहाँ से ज्वालामुखी निकलती है और जापान का फ्यूजियामा है। ठीक है, ये इस तरह के पर्वत हैं जो ज्वालामुखीय क्रिया क्रिया के द्वारा बने हुए हैं। मतलब नीचे का मैग्मा पृथ्वी से बाहर आया और अपने अगल-बगल फैल गया और बाद में जैसे ही वो ठंडा हुआ वो ठोस हो गया। फिर उससे और मैग्मा निकला और जहाँ पर ठोस चट्टान बनी थी उसके ऊपर वो फिर से ठोस हो गया। तो इस तरह से धीरे-धीरे बनते ये एक बहुत बड़े पर्वत का निर्माण कर लेती है। इस तरह के पर्वत को ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। इसका एग्ज़ाम्पल क्या है? तो इसका एग्ज़ाम्पल हम किलिमंजारो को देखते हैं जो अफ्रीका में है। और जापान में एक और पर्वत है जिसको फ्यूजियामा कहा जाता है। तो ये सब ज्वालामुखी पर्वत के एग्ज़ाम्पल हैं। यहाँ ना बड़ा अच्छा सीन होता है देखने के लिए। आस-पास पूरे पानी जमे होते हैं। अब बीच में आप देखिएगा माउंट किलिमंजारो में भी और जापान के फ्यूजियामा में भी बीच में ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है? जैसे मैं आपको एक इमेज दिखा ही देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको जितना भी फ़ोटो दिखाई दे रहा है, ये सब माउंट किलिमंजारो का फ़ोटो है। ठीक है? जैसे आप ये वाला इमेज देखिए, ठीक है? ये देखिए, ये माउंट किलिमंजारो है। यहाँ पर ऊपर अगर आप देखेंगे ना यहाँ पर, यहाँ से ज्वालामुखीय क्रिया क्रिया होती है और यहाँ से मैग्मा निकलता है और अपने आस-पास फैल जाता है और यहाँ जमा हो जाता है। धीरे-धीरे ये इतना बड़ा हो गया है कि आप देखेंगे यहाँ आस-पास बादल भी आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है? आपको मैं माउंट फ्यूजियामा भी दिखा देता हूँ। माउंट फ्यूजी, जापान। ये देखिए कितना सुंदर दृश्य है, ठीक है? ये माउंट फ्यूजियामा ही है जापान का। ये देखिए, ये वाला फ़ोटो। ये ज्वालामुखी पर्वत है, ज्वालामुखी के द्वारा बना हुआ पर्वत है, लेकिन कितना सुंदर दृश्य है, ठीक है? तो कहा भी जाता है कि जहाँ सुंदरता होती है, वहाँ खतरा भी होता है, तो ये खतरनाक भी है, ठीक है? तो चलिए, अब हम इसके बारे में जानते हैं। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं और पर्वत जल के संग्रहागार भी होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों में होता है। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है और पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई तथा पनबिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। नदी घाटियों तथा वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती है और पर्वतों में अलग-अलग प्रकार की वनस्पतियां तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है। वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल भी खेले जाते हैं। अच्छा, यहाँ तक आपको क्या बताया गया कि पर्वत ना बहुत लाभदायक होते हैं हमारे लिए। वहाँ जल मौजूद होता है, बर्फ हिमानियाँ होते हैं, तो वहाँ पर जल का संग्रहागार होता है, ठीक है? हिमानियों के रूप में। और वहाँ से क्या होता है कि नदियाँ भी निकलती है, तो उन नदियों का ना बहुत ज़्यादा उपयोग है हमारे जीवन में, हमारे समाज में। हम उसी से सिंचाई करते हैं अपने खेतों की, ठीक है? वहाँ से हम फसल उगाते हैं, ठीक है? कई बार हम लोग पानी को पीने के यूज़ में भी लाते हैं फ़िल्टर करके। तो ये पीने लायक पानी तो यही सब होता है ना? तो ये बात है। और सबसे मेन चीज़ जो है वो कृषि में यूज़ होता है इसका। और साथ में इसमें कई तरह के वन भी पाए जाते हैं पर्वतों में। पहली बात तो नदियाँ निकलती हैं और नदियों का बहुत ज़्यादा उपयोग है हमारे जीवन में, ठीक है? और इन पहाड़ों में कई तरह के जंगल पाए जाते हैं और इन जंगलों में क्या पाया जाता है?
तो इनमें जंगल में ईंधन, चारा, तो कई जीव जंतुओं के आश्रय भी होते हैं, घर भी होता है यहाँ पर, और दूसरे तरह के उत्पाद जैसे कि गोंद हुआ, रेजिन हुआ इत्यादि कुछ भी पाया जा सकता है। ठीक है। और एक चीज़ और है कि जो यात्री होते हैं, जो सैलानी होते हैं, सैलानी किसको बोलेंगे? जो घूमने फिरने के लिए पर्वतीय भागों में जाते हैं, तो सैलानियों के लिए ये बहुत उपयुक्त स्थान होता है, बढ़िया स्थान होता है। वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। ठीक है। और साथ ही इसके साथ-साथ विभिन्न प्रकार के खेल भी खेले जाते हैं, जैसे पैराग्लाइडिंग हो गया, हैंग ग्लाइडिंग हो गया, रिवर राफ्टिंग हो गया तथा स्कीइंग हो गया, जो पर्वतों के प्रचलित खेल हैं। ठीक है। क्या आप हिमालय में स्थित कुछ ऐसे स्थानों के नाम बता सकते हैं जहाँ ये खेल खेले जाते हैं? तो ये आप सर्च कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए, आपको कुछ दिखाया गया है। इस तरह की इस तरह के पर्वत होते हैं जो ज्वालामुखी पर्वत होते हैं। मैंने आपको यहाँ पर फ़ोटो दिखाया था माउंट फ्यूजियामा का, ये उसी तरह का पर्वत दिखाई दे रहा है ना आपको, ये वाला? ठीक है। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, मान लीजिए ये माउंट फ्यूजियामा ही है। ठीक है। और यहाँ पर ना वो लिक्विड है जो मैंने आपको बताया था। अब जब ये लिक्विड ऐसे बाहर निकलता है, ऐसे, तो एकदम बड़ा विस्फोट होता है। ठीक है। और कई सारे धूल कण बाहर हवा में चले जाते हैं और धुआं, ठीक है, धुआं भी ऊपर चला जाता है। साथ में ये मैग्मा जो लिक्विड है वो भी निकलता है और चारों तरफ फैल जाता है। ठीक है, इधर इधर फैल जाता है। और ये जब फैल जाता है बाद में ठंडा होकर ये ठोस हो जाता है और चट्टान बन जाता है। ठीक है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर पर्वतों के बारे में पूरी तरह से पढ़ लिया जो इस किताब में दिया गया था। आगे अगर हम वीडियो बनाते हैं तो हम यहाँ पठार के बारे में पढ़ेंगे और मैदान के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम यहाँ के लोगों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा ये चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर ठीक से समझ में आ रहा होगा और इसी तरह हम आगे के वीडियोज़ में पठार और मैदानों को भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।